स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर # कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के जो MCQs हैं वो अपने सेकंड चैनल पे किए हैं, स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। अगर आपको MCQ करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सेकंड चैनल पर जाके भी MCQ जो है वो कर सकते हैं। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के चारों बैलेंस से क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे कि इस लेसन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक, कैश बुक के बैंक कॉलम को और पासबुक को मैच मेकिंग करना होता है और यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखना क्या है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का कौन सा बैलेंस मतलब इक्वल होता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो जो बेसिक से पॉइंट्स है वो माइंड में रखने जरूरी है। और प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर DSSB के स्क्रीनिंग पेपर और UGC नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर हम चैनल पे कर चुके हैं। HSC स्क्रीनिंग पेपर भी हमने किया है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर विजिट करके भी आप डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले देखना क्या है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होता है। कैश बुक के डेबिट बैलेंस से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस पे खत्म होगा, और अगर कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक के डेबिट बैलेंस पे क्वेश्चन जो है वो खत्म होगा। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है इसे क्या बोलते हैं, इसे फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस और डेबिट बैलेंस कहा जाता है। और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है इसे भी फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, कैश बुक के डेबिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं, और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं। कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को, जो कि पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल होता है, इसे अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये वाले दोनों बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और नेगेटिव बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो इट मीन्स कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम क्या माइंड में रखना है, अगर हम चारों ही जो पैटर्न है उनके अगर अलग अलग ऐड और लेस वाली आइटम्स को याद रखेंगे तो पक्का क्वेश्चन भूल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, एक रफ वर्क करना होता है। रफ वर्क में इस तरह से हम कैश बुक और पासबुक के लिए अपनी लाइंस को ड्रा करेंगे और क्वेश्चन को आगे हम करेंगे। करते हैं हर बैलेंस से क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन। जो भी बैलेंस हम लेके चल रहे हैं, जिस भी चीज़ का बैलेंस है, चाहे वो कैश बुक का या पासबुक का हो, अगर हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चले हैं तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ पे बैलेंस लिखा नहीं गया या फिर डेबिट में लिख दिया है, पासबुक में नहीं गया, इस तरह से। तो देखना क्या है कि जैसे अगर कैश बुक में नहीं लिखा गया और कैश बुक के बैलेंस के साथ ही हम चल रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, और अगर सिर्फ कैश बुक में लिख दिया और पासबुक में नहीं लिखा है तो फिर उसकी साइड को चेंज कर देंगे। कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया, पासबुक के डेबिट में नहीं लिखा तो फिर उसको कैश बुक के डेबिट में लिख देंगे। क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक वो 17,280 डेबिट। क्या डेबिट बैलेंस गिवन है? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। ये अंतर जो है वो हमें पता लगे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, चेक्स फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। कि जमा कराने के लिए भेजे हैं 8,400 8400 रुपये, लेकिन बैंक में नहीं लिखे गए, यानी कि कैश बुक में तो लिख दिया लेकिन उसमें पासबुक में नहीं लिखे गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, कैश बुक में लिख दिए हैं। जब भी हम कलेक्शन के लिए भेजते हैं, यानी कि कैश बुक किसके ऊपर बेस होती है हमारी, कैश बुक है हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बैंक में जमा कराएंगे तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर बैंक हमारा बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे।
हमने जमा कराने के लिए भेजी है, मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। डेबिट में लिख दिए लेकिन बैंक में नहीं भेजे। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे 17,280, ठीक है, डेबिट बैलेंस गिवन है। फिर कह रहा है कि कैश बुक के डेबिट में तो लिख दिया लेकिन पासबुक में नहीं, लेकिन बैंक में नहीं भेजी, यानी कि पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो कैश बुक में ही हमें इस एंट्री को ठीक करना है। डेबिट में लिख दिया लेकिन आगे नहीं गई है, तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। अभी प्लस माइनस की फिक्र नहीं करनी है, प्लस करना है कि माइनस करना है, हम सिर्फ बैलेंस लेके चले हैं। एक रफ नोट हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। डेबिट बैलेंस से हम चले हैं। जो सेकेंड एंट्री है कि 8400 के जो चेक हैं वो हमने कैश बुक में तो लिख दिए हैं लेकिन वो आगे पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर कहा कि चेक इशू कर दिए हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, चेक इशू कर दिए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशू कर दिए का मतलब क्या होता है कि कैश बुक के हमने क्रेडिट में लिख दिए हैं लेकिन आगे पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे भी इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको हम लिख देंगे डेबिट में 5,600 की, ठीक है। यानी कि पेमेंट के लिए लिख दिए लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो यहीं पे ही हमें इसको ठीक करना है, पासबुक में एंट्री नहीं करनी है। थर्ड एंट्री है देयर इज ए डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के ना पासबुक में डेबिट में तो लिख दिए ₹80 लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे। देखिए, यहाँ डेबिट में लिख दिए लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ डेबिट में लिखे तो यहाँ क्रेडिट में लिखनी होती है, यहाँ हम लिख देंगे। जो चीज़ें एंट्री नहीं करी है कैश बुक में वो हम कर देंगे। ₹80 की हमने एंट्री कर दी है क्रेडिट में। फिर कह रहे हैं बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट कर दिए ₹240 पासबुक में, ठीक है। बैंक ने क्रेडिट कर दिए ₹240 पासबुक में लेकिन उसको कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो अब हम इसको कैश बुक में कर देंगे एंट्री। ₹240 इसके डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है ए कस्टमर डिपॉजिट 2,000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। सिर्फ पासबुक में ये एंट्री हुई है। एक कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिए हैं हमारे बैंक अकाउंट में 2,000। देखिए, अगर कोई कस्टमर बैंक में जमा करा दे तो हम ये वाला बैलेंस अपना बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, साथ में यहाँ तो लिखा गया लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे ₹2,000। नेक्स्ट एंट्री है अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। उसके अकाउंट को डेबिट करके, यानी कि उसके अकाउंट को डेबिट करके पासबुक के डेबिट में ये सारी एंट्री लिख दी है। और जो कि अगर सिर्फ इतना ही बोला गया हो, ये लाइन नहीं भी होती ना कि दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो भी इसको ऐसे ही समझा जाता कि इसको पासबुक में लिख दिया और कैश बुक में नहीं लिखा है, तो इसको भी हम कैश बुक में लिख देते। दोनों ही एक्सपेंसेस है जो बैंक ने तो कर दिए हैं लेकिन हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो कर देंगे। क्लब फीस 500 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500, ये आ गया 500 और ये आ गया 2,500। अब देखिए, करना क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, जिस साइड का बैलेंस गिवन है ना वो उस साइड की सारी आइटम्स को क्या करना है, प्लस करना है, और जो दूसरी साइड है उस वाली सारी साइड को माइनस करना है। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए, ये हमारा सोल्व क्वेश्चन है हमारा बुक के अंदर, और जो हमने किया अपने रफली तरीके से बिल्कुल सही आंसर आया है। ये देखिए 17,280, इस साइड में क्या है, 4 आइटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप फिगर मैच कर सकते हैं, सेम है। और माइनस साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलता है। पेपर में हमें ऐसे पूरा करके नहीं दिखाना होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ऐसे रफली करके देखेंगे और फटाफट से आप अपना आंसर निकाल देंगे, प्लस में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,640 फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो भी होगा अपने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट। देखिए, चारों ही तरीक़ों से, यानी कि जब बैलेंस चाहे कोई भी हो हमें ऐसे ही सोल्व करना होता है, ऐसे रफली उठा के जिस भी साइड का बैलेंस है उस साइड की जितनी भी आइटम है वो प्लस करनी होती है और दूसरी साइड की माइनस करनी होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस यहाँ पे गिवन है 45,000 का, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 45,000 से। और फर्स्ट एंट्री है ABR ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर एंड डेबिटेड इन द पासबुक।
देखिए जब भी कोई चेक जो डिसऑनर होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, इस साइड में। कह रहा है यहाँ तो इसमें पासबुक में तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 5000। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनकम होती है और इसको कैश बुक के डेबिट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक के क्रेडिट में तो लिख दिया लेकिन हमने यहाँ पे डेबिट में नहीं लिखा है, तो इसको यहाँ डेबिट में लिख देंगे। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक हमने डिपॉजिट करा दिए बैंक में लेकिन उसको लिखा ही नहीं गया, यानी कि चेक डिपॉजिट करा दिए बैंक में, यहाँ तो लिख दिया लेकिन वो आगे नहीं गए, बैंक में नहीं गए हैं, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। यानी कि क्रेडिट में ये वाली एंट्री हो जाएगी 7500 की। फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे इंटरेस्ट को चार्ज करता है तो हम क्रेडिट में करते हैं, और यहाँ बस इतना कह के छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस लेके हम काम कर रहे हैं उस वाली बुक में ये एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी हम ये वाली एंट्री कर देंगे। चेक इशू कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए चेक इशू कर दिया हमने, कैश बुक के यहाँ क्रेडिट में लिख दिया लेकिन वो आगे पेमेंट के लिए जो है वो पेश नहीं किए गए हैं, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 11350 जो है डेबिट बैलेंस आ जाएगा। रिसीव ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। एक पेमेंट ना डायरेक्टली ही एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करा दी है 12500। अगर कोई डायरेक्टली जमा कराता है तो हमारा बैंक बैलेंस जो इंक्रीज़ हो जाता है, हम कैश बुक के डेबिट में इसकी एंट्री करते हैं, यानी कि पासबुक के क्रेडिट में तो कर दिया लेकिन यहाँ कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है इसकी, तो इसकी भी हम एंट्री कर देंगे 12500 से। आगे है कि चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए कैश बुक में एंट्री कर दी चेक जमा कराने की, लेकिन आगे बैंक में नहीं गया, तो ये 17500 जो हमने कैश बुक के डेबिट में एंट्री कर दी थी, अब इसकी साइड चेंज करके इसको क्रेडिट में कर देंगे। 17500 को क्रेडिट में लिख देंगे। और लास्ट बच गया है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक 500, यानी कि पासबुक के डेबिट में कर दी है एंट्री 500 की, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं आई है, तो कैश बुक के क्रेडिट में कर देंगे, क्योंकि पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट जो है वो इक्वल होता है, तो 500 को अब यहाँ क्रेडिट में कर देंगे। अब देखिए बैलेंस ये वाला गिवन था, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन था, तो अब इस साइड के सारी आइटम्स को प्लस करेंगे और इस साइड को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट की सारी आइटम्स को प्लस करा था और क्रेडिट को माइनस करा था। अब क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। एक बार देख लेते हैं चारों बैलेंस से क्वेश्चन, उसके बाद पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर देखिए, मैं यहाँ बुक से आपको टैली कराती हूँ। देखिए 45,000, 5,000, 7,500, 1,850, 17,500 और 500, और यहाँ से हमारा 1500, 11,350, 12,500। ठीक है, यहाँ से जो बैलेंस आया, अब की बार बैलेंस आया ये, और इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्योंकि माइनस का बैलेंस है ना, क्योंकि इस साइड की सारी आइटम जो वो माइनस वाली होती है। ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया एज पर पासबुक। चलते हैं तीसरे बैलेंस की तरफ। अब की बार क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, देखिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो पासबुक के क्रेडिट में नहीं लिखना है, पासबुक के डेबिट में बैलेंस लिखना है 16,500। अब तक दो क्वेश्चन में हमने कैश बुक में प्लस माइनस करा, अब हम पासबुक में करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमारे पास गिवन है। देखिए चेक इशू कर दिया लेकिन उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, चेक इशू कर दिया यानी कि कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया है लेकिन पासबुक में नहीं लिखा है, तो अब पासबुक में हम लिख देंगे 8,750 के, क्योंकि जब पेमेंट के लिए चेक जाता है तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखते हैं और इस वाली एंट्री को यहाँ पे लिखेंगे। कह रहे हैं यहाँ तो लिख दिए, यहाँ नहीं लिखी है, तो जो बैलेंस हम लेके चले हैं, जिस भी चीज़ का बैलेंस हम लेके चले हैं, अगर उसमें एंट्री नहीं हुई है तो कर देंगे, और अगर दूसरे साइड में हो गया तो उसको अपनी अपोजिट साइड में करके ठीक करेंगे। 8,750 जो कि कैश बुक में लिख दिया था लेकिन पासबुक में नहीं लिखा था। चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में लेकिन वो कलेक्टेड नहीं हुए हैं, चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन वो जमा नहीं हुए। चेक डिपॉजिट कहाँ आते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक के यहाँ आते हैं, यहाँ तो कर दिए लेकिन यहाँ नहीं करे, तो कर देंगे इसको भी 10,500।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सेम टू सेम, चेक कैश बुक में तो लिख दिए लेकिन आगे बैंक में जमा कराने के लिए नहीं भेजे। यहाँ तो लिख दिए, यहाँ पे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे भी कर देंगे 2000 के। नेक्स्ट है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। एक कस्टमर ने पेमेंट करी और वो हमारे बैंक में आ गया डायरेक्टली, ठीक है, बैंक में आ गया डायरेक्टली, यानी कि एक कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, ठीक है। यहाँ होती है एंट्री, यहाँ होती है, कह रहे यहाँ तो हो गया है लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है, तो वहाँ पे तो करने नहीं जाएंगे क्योंकि बैलेंस हमारे पास पासबुक का गिवन है। तो यहाँ हो गया तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि दोनों इक्वेशन, दोनों बुक जो है बैलेंस इक्वल हो सके। ये हो जाएगा 3500, हम डेबिट में लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से बैंक रिकन्सिलेशन समझ में आएगा। मेरे को खुद बैंक रिकन्सिलेशन नहीं आता था, लेकिन ऐसे ही वीडियोस देख के मैंने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सीखा है। आप किसी और की भी देख सकते हैं वीडियोस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए, बहुत ही ईजी होती है। अभी तक माइंड में मेरे ये था कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा ध्यान दे के अगर इसको सीखा जाए तो, ठीक है। 3500 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस पासबुक में तो डेबिट कर दिए 200 के, यहाँ तो कर दिए लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं की, यहाँ कर दिए तो इसकी एंट्री, इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे 200, क्योंकि जो बैलेंस गिवन है उसी बुक में ही हमें प्लस माइनस करना है, हम दूसरी में करने नहीं जाएंगे। कह रहे यहाँ कर दिए वहाँ नहीं करे तो उठ के वहाँ तो जाएंगे नहीं करने के लिए, ठीक है। तो इसी में ही हम साइड को चेंज कर देंगे ताकि दोनों बुक का बैलेंस जो है वो इक्वल किया जा सके। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, बैंक ने पेमेंट कर दिया है। देखिए पेमेंट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं ना कैश बुक के क्रेडिट। पासबुक का अगर नहीं माइंड में रखते तो कैश बुक को माइंड में रखिए कि कैश बुक क्या होती है हमारा, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर स्टैंडिंग एडवाइस पे बैंक ने हमारी तरफ से पेमेंट किया तो हमें यहाँ लिखना था और इसके साथ यहाँ, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक। बैंक ने तो पेमेंट कर दिया लेकिन वो एंट्री यहाँ पे नहीं की है, अब यहाँ कर दिया तो क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे, इसको हम लिखेंगे इसके क्रेडिट में। ये एक रफली स्टेटमेंट है, पेपर में नहीं करनी होती है, हमें रफली ऐसे क्वेश्चन करके देखना होता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ ₹4,3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। देखिए 3000 का एक जो बिल था, एक तो वो डिसऑनर हो गया, दूसरा नोटिंग चार्जेस आए 100 रुपये के। ये क्या करा, बैंक ने तो कर दिए, पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दी। अब जो बिल डिसऑनर होता है उसको हम कैश बुक में यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। यहाँ तो लिख दिया लेकिन एंट्री वहाँ पे नहीं गई है, तो यहाँ लिख दिया तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। 3000 तो डिसऑनर होने की और 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के। तो अब क्या है, हमारे पास बैलेंस कौन सा गिवन था, ये वाला बैलेंस गिवन था, ये वाला बैलेंस गिवन था। तो ये वाली सारी चीज़ें प्लस में और ये वाली सारी माइनस में करके हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। देखिए बैलेंस वाले साइड कितने आइटम्स है, 1 2 3 1 2 3 और दूसरे साइड में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, अगर हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब ये देखिए कैश बुक से आंसर निकल जाएगा हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चलते हैं अपने फोर्थ बैलेंस की तरफ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। On 31st March 2017, बैंक पासबुक ऑफ मोहन showed a balance of 15,000 to his credit. क्रेडिट का बैलेंस गिवन है 15,000 का पासबुक का। फर्स्ट एंट्री बिफोर दैट डेट ही हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 of which checks amounting to ₹3,200 have so far been presented for payment. 8,000 के चेक जो है इशू कर दिए हैं पेमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ 3200 रुपये की ही पेमेंट हो पाई है, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा ये आ जाएगा 4,800 का। इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो इसकी भी पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट किस साइड में होती है, 4,800 की पेमेंट करनी है पासबुक में। देखिए पेमेंट इस साइड में होती है तो यानी कि यहाँ पे और पेमेंट कर देंगे हम 4,800 की। इसके बाद है नेक्स्ट, ए चेक ऑफ ₹2,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में क्रेडिट नहीं हुई है तो क्रेडिट कर दो पासबुक में 2200 रुपये। ही हैड ऑल्सो रिसीव ए चेक for ₹500 which although entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into the bank। देखिए एक चेक रिसीव करा
चेक रिसीव किया है तो उसको कैश बुक के डेबिट में तो लिख दिया, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए हैं, बैंक में पासबुक में एंट्री नहीं हुई इसकी। तो जब चेक रिसीव होता है तो कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, यानी कि पासबुक के क्रेडिट में ये वाली एंट्री चली जाएगी 500 की, क्योंकि यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको यहाँ भी लिख देंगे 500 को। नेक्स्ट है 30th March, a check of ₹1,570 received by him was paid into the bank, but the same was omitted to the entered in the cash book। देखिए अब क्या करा, एक चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में नहीं लिखा और पासबुक में लिख दिया। कैश बुक में नहीं लिखा है तो अब जाके कैश बुक में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस तो पासबुक का है, तो पासबुक की ही साइड को चेंज कर देंगे। देखिए जब एक चेक रिसीव होता है तो इसको कहाँ लिखते हैं, इस साइड में, और साथ में पासबुक के इस साइड में, ठीक है। यहाँ लिख दिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, तो अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे हम, 1570 हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ ₹150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड ए डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस। देखिए 150 क्या है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इनके क्रेडिट है 150 और 25 है बैंक चार्जेस, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है कि पासबुक में 150 को क्रेडिट कर दिया है और 25 को डेबिट कर दिया है, आगे कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कि इसको कैश बुक में नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट कर दिया है उसको डेबिट कर देंगे और जो डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे। 150 डेबिट में चला जाएगा और 25 क्रेडिट में। ये इस तरफ की सारी आइटम सब प्लस हो जाएंगे और इस साइड की सारी आइटम माइनस हो जाएंगी। करें मैच मेकिंग एक बार। 15,000 वाली साइड में 1 2 3 4 1 2 3 4 आइटम्स है और यहाँ पे है 3 आइटम्स। ठीक है, अब ये जो बैलेंस आएगा कि इस वाली साइड में से वाली साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, चारों बैलेंस है हमने क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन। देखिए HTET 2011 में क्वेश्चन नंबर 130। ऐसे तो ये पेपर कई बार कर चुके हैं चैनल पे, लेकिन आज स्पेशल बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चंस ही उठाए हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देन चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड। देखिए क्या है हमारे पास, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है, चेक इशू कर दिए हैं लेकिन वो पेमेंट के लिए नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड, यानी कि उसको यहाँ पे तो कर दिया है हमने लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं की है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसी की ही साइड चेंज कर देंगे। यानी कि जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो जिस साइड का बैलेंस दे रखा है अगर उसी साइड हमारी आइटम आती है तो हम उसमें उसको बोलते हैं एडिड, और अगर रिवर्स में आया तो उसको बोलते हैं डिडक्टेड। तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, चेक इशू कर दिया है लेकिन वो बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन उसकी एंट्री आगे गई नहीं है, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो इसी की ही हम साइड चेंज कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में। यह है HTET 2011 का क्वेश्चन। देखिए व्हेन प्रिपेयरिंग ये है HTET 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टार्ट विद एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का बैलेंस ही होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस जिसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोला जाता है। अगर उसी साइड की आइटम आएगी तो हम लिखेंगे कि एडिड, और अगर रिवर्स साइड में आएगी तो हम लिखेंगे डिडक्टेड। देखते हैं किस साइड की आइटम आती है। बोला है चेक डिपोजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपोजिट कराए, इस साइड में हमने एंट्री कर दी, ठीक है, लेकिन वो वाली एंट्री वहाँ पर नहीं गई है। तो अब जब एंट्री इस यहाँ करेंगे पासबुक में, क्योंकि जो बैलेंस होता है हमारे पास पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक में ही प्लस माइनस करना है। वहाँ कर दी है कैश बुक में लेकिन यहाँ नहीं की है, तो यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो रिवर्स बैलेंस आया। ठीक है, डेबिट बैलेंस गिवन था और हमारी एंट्री क्रेडिट साइड में आई है तो इसको हम लिखेंगे डिडक्टेड। अगर हमारी एंट्री इसी साइड आती है तो हम इसको लिखते हैं एडिड। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे डिडक्टेड, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास बैलेंस गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चन समझे उसी तरह से हम ये वाले क्वेश्चन भी निकालेंगे। हम एक रफली ऐसे लाइन में मार लेंगे कैश बुक की और पासबुक की। ठीक है, T पर 4 में हम दोनों का तैयार करेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 25,000 का। अब फिर क्या कह रहे हैं, चेक इशू कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए चेक इशू कर दिए हैं पेमेंट के लिए, तो हमने यहाँ पे तो एंट्री कर दिया लेकिन हमने पासबुक में एंट्री नहीं की है। पासबुक में एंट्री नहीं की तो इसी एंट्री को ठीक करेंगे और हम इस साइड में लिख देंगे इसको 8,900 को। चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में लेकिन वो क्रेडिट नहीं किए गए। हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन वो आगे एंट्री नहीं गई है, तो इसको भी अब हम रिवर्स साइड में कर देंगे 12,300 को।
इंटरेस्ट अलो कर दिया है बैंक ने, कुछ नहीं बोल रखा, तो इसका मतलब कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं गई है। इंटरेस्ट अलो कर दिया है बैंक ने, तो इसको हम यहाँ प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट अगर अलो किया जाता है, एक तो चार्ज होता है और एक अलो होता है। अलो अगर बैंक करेगा तो मतलब कि हमारे बैंक बैलेंस में यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 250 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस कहाँ पे एंट्री होती है? क्रेडिट में। क्रेडिट बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर बट नो इन्फॉर्मेशन हैड बीन गिवन टू अस। यानी कि जो 3500 है इसकी एंट्री भी हमारी कैश बुक में नहीं गई है। बैंक ने एंट्री कर दी है पेमेंट करने के, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। और पेमेंट की एंट्री कहाँ होती है? कैश बुक के क्रेडिट में 3500। ये बैलेंस गिवन था, तो इस साइड के आइटम को प्लस करेंगे और इस साइड को माइनस करेंगे। इसको जब हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया है 35,150 और ये आ गया हमारे पास 16,050। क्या दोनों का जब हमने निकाला बैलेंस तो ये आ जाएगा हमारे पास 19,100। देखिए बी ऑप्शन 19,100। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक थोड़ी सी रफली स्टेटमेंट तैयार करके हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है DSSP फीमेल PGT कॉमर्स स्क्रीनिंग पेपर 2018 का। ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द काउजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। किसके डिफरेंस को जानने के लिए बनाया जाता है? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम को और पासबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। अदर ऑप्शंस में है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। दोनों ही कैश बुक के दे दिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट है द बैलेंसेस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। कैश कॉलम के लिए ये नहीं होता है। नेक्स्ट है बोथ द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक एंड बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। तो कैश कॉलम यहाँ पे भी कट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NVS 2014 से क्वेश्चन है कि इफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000 एंड द बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अमाउंट टू ₹1,000 द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। देखिए कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि ये जो 10,000 वो हमारे पास गिवन है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और कहा कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसी साइड की आइटम आएगी ना, तो ये प्लस कर देंगे 11,000 आंसर आ जाएगा। और इन्होंने आंसर क्या पूछा? इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। पासबुक के अकॉर्डिंग ये बैलेंस क्या कहा जाएगा? देखिए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, ये जो क्रेडिट आया है अब ये किसके इक्वल है? पासबुक के डेबिट बैलेंस से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि पासबुक का डेबिट बैलेंस 11,000। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। पूरी कोशिश की गई कि अच्छे से समझ में आ जाए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक बार में नहीं आती है तो 2 बार देख ले वीडियो, 3 बार देख ले, 3 बार में तो पक्का आपको समझ आ ही जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अच्छे से करवाया हुआ है। तो और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लगे कि थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।